बाकी लोग घर चले गए जी पूजा में। हाँ छुट्टी लेना चाहिए। आराधना आराधना क्या है करना जरूरी है ना, तब न ज्ञान की प्राप्ति होगी। छुट्टी दे दे। हाँ वो तो ऐसे ही रहता है कल। हाँ मंडे को भी सरस्वती पूजा कल या परसों। परसों है। अब अब जिंदगी के साथ पर्व भी कंफ्यूजन में हो रहा है ना। लाइफ तो कंफ्यूजन था ही, अब पर्व भी पता है कि कल मनाए परसों हर चीज। चूड़ा दही में आज खाएंगे कल खाएंगे, अरे दोनों दिन खा लो। ये सब अभी नहीं पढ़ाए हैं, हम जो भेजे वो करना। मतलब सेल से बाद 4-5 क्वेश्चन बाकी दूसरा चैप्टर। चलिए आपका पूरा सेल ऑर्गेनिल्स खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है कोशिका विभाजन। कोशिका सब तो याद होगा सबको। देखते हैं जितने लोग आए हैं एक्टिव मानते हैं कि आज आए हैं, बहुत बड़ी बात है। इधर मैया लोग से पूछते हैं है ना, क्योंकि चलो पीछे से बताओ। हाँ तुम ही सबसे पीछे तुम ही हो, तुम्हारे पीछे तो कोई है नहीं गर्ल्स में। तुमको ये बताना है डीएनए में डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं जो आरएनए में नहीं पाया जाता है। पेज पलट रहा है, याद नहीं कहता है सब। याद की है, यस या नो। ठंडा कमेगा तब थोड़ा खून, अभी ठंडा है इसलिए दुखहरनी को ना निकालेंगे। ठंडा ज्यादा है ना, लग जाएगा चुप। बगल वाले तुम बताओ। हाँ इतना देरी में देखी भी नहीं, कैसे चीटिंग करेगी। आपके बगल आप बताइए। क्लास की हो कंटिन्यू, कंटिन्यू की हो, बताइए। थाइमिन, थाइमिन तुम बताओ। थाइमिन तुम लोग बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, तुम लोग सब बैठ जाओ। तुम बताओ आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, सबका नाम बताना। हाँ क्लास छोड़ दिया है। नहीं जो पढ़ा रहे थे पढ़ी होगी नहीं तुम। ठीक है बैठ जाओ। चलो तुम लोग से पूछ नहीं, लोग बहुत मासूम है, रोने लगती है। पीछे बताओ आरएनए में कौन कौन प्रोटीन अति नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नहीं पढ़े हो ना, क्या करोगे, अभी तो पहला चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये हाल है। क्या क्या, पूरा नाम बताइए तो चारों का। आरएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, चारों का नाम बताना आपको। याद किए हैं, कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं जितना पढ़ाए हैं बस उतना ही पढ़िए। कम से कम आप आधा घंटा तो दे सकते हैं ना टाइम, ज्यादा नहीं बोलते हैं, आधा घंटा किसी तरह से दीजिए, सो कर बैठ कर लेट कर खाना खाते हुए, ठीक है, खाली नहाते हुए नहीं, ठीक है बैठ जाइए। तुम बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन दूसरा रहेगा, ठीक है, ये आप लोग देख लिया होगा। बताओ डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है।
नहीं पढ़े हो ना? सोचो, इसीलिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है करना। जो पढ़ते हैं आप, कम से कम जैसे ये सप्ताह जितना पढ़ाया गया, आप संडे को कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़िए सुबह उठ के, और जब तक कंप्लीट ना हो तब तक ना उठिए। नहीं, कोशिश कीजिए, कैसे भुला जाएगा? आपको भुलाना ये दिक्कत है ना। आप जब तक याद करिए तब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, जब तक एग्जाम ना हो जाए, उसके बाद भूल जाइए। डीएनए में कर दीजिए, कुछ पाया जाता है, सब चीज पाया जाता है, चलेगा काम। लेकिन जब तक नौकरी ना लग रहा तब तक याद करना है और याद रखना है। कम से कम ऐसा पढ़िए कि आपको 6 महीना तक याद रहे। आज पढ़े कल खत्म, कल पढ़े परसों खत्म, तो कैसे एग्जाम निकलेगा? आपको 6 महीना तक कम से कम याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए 3 महीना बाद एग्जाम है, और अभी बहुत एग्जाम होने वाला है। ये होली के बाद एग्जाम ही एग्जाम है। आप लोग बिहार एसएससी भरे होंगे, ठीक है, उसमें 25 नंबर आपको साइंस है। क्या कीजिएगा? 25 में 25 बना लीजिएगा। जितना पढ़ा रहे हैं ना, वहां तक सिलेबस आप लगा 80 से 90% कंप्लीट हो जाएगा जब तक एग्जाम होगा। आप पेपर देखिएगा तब, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हम सब कंटेंट बता रहे हैं। लेकिन कोशिश तो कीजिए रिवीजन करने का। ऐसे आ रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। भीड़ को मत देखिए, एकदम पूरा मेहनत कीजिए, ना तो फिर अभी आपका 19 लग रहा है कि अभी 19 साल हो रहा है, 20 साल, कब 29 हो जाएगा कोई गारंटी है? ऐसे 19, 20, 21, 22 तभी ना 29 पहुंचेगा, कि 22 से डायरेक्ट 32 आ जाएगा। तो लगेगा कि अभी 22 साल है, अभी तो बहुत है, अभी क्रिकेट खेलने का उम्र है, तो चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। आप लोग भैया, आप लोग कितना 18, 19 होगी, 17, 15, 14, दूध रोटी। आप लोग बहुत जरूरी है, कम से कम आप लोग सेटल हो जाइए, तो समझ रहे हैं आपके पेरेंट्स पर, ठीक है, क्या दबाव कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम ना, ठीक है। चलिए, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, समझ गए हैं, आना है जाना है, आना है और जाना है। तुम बताओ जी, तुम। हाँ, आरएनए में कितने, कौन सा शर्करा पाया जाता है? हाँ, वो अगर पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड किस चीज का बना है तब बताना है, ठीक है। आरएनए में बताए थे, आरएनए का संरचना हो या डीएनए का संरचना हो, उसमें पाया जाता है क्या? शर्करा, एसिड और बेस, ये 3 चीज पाए जाते हैं। तो आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? हाँ? ग्लूकोज कहाँ से हो जाएगा उसमें? हाँ? राइबो, राइबोज, राइबो नहीं है, राइबोज। तुम बताओ, राइबोज किस प्रकार का शर्करा है? हाँ? पेंटोज। राइबोज किस प्रकार का शर्करा है? क्यों पेंटोज बोले? कार्बन कितना है? 5 है। राइबोज कितने होते हैं आरएनए में? अब तुम लोग को खड़ा करेंगे, बैठ जाओ तुम लोग दोनों इधर से, भैया तू खड़ा हो जा, याद बहुत की है। बताओ, डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है? नाइट्रोजन। बैठे बैठे याद रहता है बहुत, खड़ा होने पर भूल जाते हैं लोग। उसी तरह से एग्जाम में यही हाल होता है। फास्फोरिक और डीएनए में, दोनों में बराबर पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सा? फास्फोरिक। बैठ जाओ, याद तो की है। चलिए पढ़ाते हैं आज। सेल डिवीजन से पढ़ने से पहले आप ये जान जाइए सेंट्रोसोम क्या होता है। कोशिका विभाजन पढ़ना है, उससे पहले 2 मिनट के लिए जान जाइए तारक, इसको हम क्या बोलेंगे? तारक, सेंट्रोसोम। इसका एग्जाम में मात्र 2 ही क्वेश्चन आता है कि इसका खोज कौन किए।
बस, ज्यादा कुछ नहीं होता। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बॉबरी, ठीक है, बॉबरी, ओवा लिख देते हैं, वॉबरी, नाम याद रखिएगा, इसको टी बॉबरी बोलते हैं, टी बॉबरी। टी बॉबरी नाम के वैज्ञानिक 1888 के समय ये खोज किए थे। और इसका काम क्या है सेंट्रोसोम का, ये समझना है। सेंट्रोसोम सबसे महत्वपूर्ण है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसका एक ही काम है, क्या, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आपको पढ़ना है, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन या तो माइटोसिस होगा यानी समसूत्री होगा, या मियोसिस होगा, अर्धसूत्री होगा। तो वह दोनों स्टेट में एक फेज होता है। फेज समझते हैं ना, अवस्था, किस तरह से कोशिका विभाजन होता है, तो वह सब में मदद करने का काम किसका है, सेंट्रोसोम का। तो सेंट्रोसोम का खोज कौन किए थे, बॉबरी। ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा कि ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसकी जो संरचना होती है बेलनाकार होती है। इसकी संरचना किस तरह से, बेलनाकार। एक तारक काय में दो बेलनाकार रचनाएं होती है इस तरह से, और दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल समझते हो, तारक केंद्र जिसका सेंटर हो। तो अगर एक सेंट्रियोल है तो इसमें कितने सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक सेंट्रोसोम में दो। कहने का तो एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं। एक तारक काय में दो तारक केंद्र, याद रहेगा। तो सेंट्रोसोम बोलेंगे तारक काय के हिंदी, और तारक केंद्र को बोलेंगे सेंट्रियोल्स। क्या बोलेंगे, तो आपको एग्जाम में जनरली सेंट्रियोल पूछा रहेगा और हिंदी में लिख करके सेंट्रियोल, क्या रहेगा, सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स को ही बोलते हैं तारक केंद्र, तारक केंद्र। तो समझना, एक तारक काय में कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, दो होते हैं। और एक सेंट्रियोल्स में तीन ट्यूब्स पाए जाते हैं जिसे हम तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु। अब यहां समझना, एक तारक काय में कितने सेंट्रियोल्स, दो। एक सेंट्रियोल्स में तीन क्या पाए, तंतु पाए जाते हैं। और ये तीन जो होते हैं 9 मल्टीपल होते हैं, यानी 9 भाग में बटे रहते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 तिहाई 27 तंतु होते हैं। तो इतना ज्यादा नहीं समझना, बस अब ये समझना है सेंट्रोसोम का खोज कौन किए हैं, बॉबरी। ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में। एनिमल सेल के केंद्रक के नजदीक, केंद्रक के नजदीक कौन सा द्रव है, कौन बताएगा, केंद्रक द्रव केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के नजदीक कौन सा द्रव है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। याद आ रहा है, कौन सा, साइटो। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है वह कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका द्रव में केंद्रक के नजदीक पाए जाते हैं। और इसका एकमात्र फंक्शन क्या है, कोशिका विभाजन करना। थोड़ा सा पिक्चर दिखाते हैं आपको। हाँ, कनेक्ट है, देखिए ये है सेंट्रोसोम। इसका रचना कैसा है, बेलनाकार। कैसा है, बेलनाकार। तो देखिए ये इस फॉर्म में रहता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये बिल्कुल 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और थोड़ा देखिएगा नजदीक, तो ये क्या आपका सेल है, और सेल के ठीक बीच में ये क्या देख रहे हैं, केंद्रक। केंद्रक विभाजन हुआ, तो केंद्रक विभाजन हुआ तो केंद्रक के कितने प्रकार बताए थे, 4 बताए थे ना। पहले केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली टूटेगा उसे हम बोलते हैं प्रोफेज, ये सब लिख पाएंगे। अब ये केंद्रक झिल्ली टूटा, उसके बाद इसके अंदर हम क्या बताए थे, क्रोमैटिन और एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका बताए थे, पर्पल कलर का होता है, बैगनी कलर का, देख रहे हो। ये कोशिका विभाजन होगा तभी दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये जब सेंटर डिवाइड होता है तो ये इसके जो केंद्रक के नजदीक पाए गए सेंट्रोसोम, ये लेट प्रोफेज कहलाता है। लेट प्रोफेज क्या होगा वो अब आगे जाके समझ में आएगा। यानी कोशिका विभाजन करवाता है कौन, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम केवल
एनिमल यानी जंतु कोशिका में पाई जाती है। किस कोशिका में? जंतु कोशिका में। और इसका खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? बॉबरी। याद रहेगा, इससे दो ही क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम का खोज कौन किए थे? टी बॉबरी। टी बॉबरी। एक लाइसोसोम का पूछता है, दो एग्जाम बहुत बार आया कि लाइसोसोम का खोज कौन किए? डी ड्यू। लाइसोसोम का डी ड्यू। और सेंट्रोसोम का, माइक्रोबॉडीज का रोडिन। माइक्रोबॉडीज का अस्पेरोजोम का पर्नर। अस्पेरोजोम पर्नर। और ग्लाइक्सोजोम बिब्स। क्या बोलेंगे आप? बेबी बोल दो तुम लोग, बेबी। बेबी नहीं, बिब्स। ठीक है, आप बेबी बोलोगे तो वहां मार दोगे, बेबी याद रहेगा तब। ठीक है, ग्लाइक्सोजोम का क्या? बिब्स। और लास्ट में क्या बताए थे? पैराऑक्सीजोम का रोडिन। पैराऑक्सीजोम का रोडिन। बीटा ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? ग्लाइक्सोजोम। बीटा ऑक्सीडेशन ग्लाइक्सोजोम। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन यानी अमीनो एसिड में पैराऑक्सीजोम। कौन? पैराऑक्सीजोम। और जब क्या सेलुलर डाइजेशन, कोशिकीय पाचन, प्लांट के अंदर कोशिकीय पाचन पैराजोम, एनिमल के अंदर कोशिकीय पाचन लाइसोसोम। याद रहेगा। आप लोग सरस्वती पूजा बाद आइए, 30-40 क्वेश्चन आपके पास बोर्ड के पास रहेगा, जिससे खड़ा करवाएंगे सब बताना। ठीक है, जितना पढ़ाए हैं पूरा टाइप करवा रहे हैं, आप लोग पूजा कीजिए, हम क्वेश्चन टाइप करेंगे। ठीक है, नहीं तब ना क्लियर हुआ कि आप पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, क्वेश्चन बन रहा है कि ना बन रहा है, कि ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कि कैसा रचना है? बेलनाकार। बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें कितने पेयर होते हैं देखिएगा थोड़ा। कहा इसको देखिए, ये एक तारा केंद्र है। कितने केंद्र है? एक। और ये 3 पेयर में इसमें पाए जाते हैं तंतु। कहां चला गया? फिर से होना पड़ेगा। देखिए देखिए बताए थे कितने पेयर होते हैं? ये एक तंतु में कितना है? 3 है। ठीक है, और देखिएगा कितने ग्रुप में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना? 27। यानी टोटल जो पाए जाते हैं 27 पाए जाते हैं। क्या? सेंट्रियोल हब। इसको सेंट्रियोल हब बोलते हैं। आप सेंट्रियोल हब यानी कहने का अर्थ हुआ, अगर पूछा जाए एक तारक काय में कितने तारक केंद्र होते हैं, तो 2 तारक केंद्र होते हैं। एक तारक केंद्र में कितने हब होते हैं? तो 3 होते हैं। और ये कितने मल्टीपल में होते हैं? 9। इतना ज्यादा नहीं आता है, आपको 3-4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब लिखिएगा, यहाँ लिखवा देते हैं इसको। सेंट्रोसोम लिख लीजिएगा। सेंट्रोसोम का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे टी बॉबरी। ईस्वी नहीं पूछा जाता है, 1828 ईस्वी के समय सेंट्रोसोम का खोज हुआ था। हाँ 1888। ठीक है, 1888 के टाइम ये सब। लिख लिया। सेंट्रोसोम का खोज बॉबरी किए थे, बॉबरी। लिखिएगा ताराकाय। ताराकाय की रचना बेलनाकार होती है। ताराकाय की रचना बेलनाकार होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम इज सिलेंड्रिकल। ताराकाय की रचना क्या होती है? बेलनाकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक ताराकाय में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स यानी तारक केंद्र।
एक तारक काय में 2 सेंट्रियोल्स यानी 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, आप बताइए सेंट्रियोल सेंट्रियोल किस प्रकार की कोशिका में? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कहा? एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल में नहीं रहता, फंगी में रहता है, एल्गी में रहता है, मॉसेस में रहता है, एनिमल में रहता है। तो सबसे ज्यादा एनिमल्स का काम आता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल में। तो लिखिएगा तारकाय जंतु कोशिका में, तारकाय तारकाय जंतु कोशिका में केंद्रक के नजदीक कोशिका द्रव में पाई जाती है। तारकाय जंतु कोशिका में केंद्रक के नजदीक कोशिका द्रव में पाई जाती है। नियर बाय न्यूक्लियस। जंतु कोशिका में किसमें पाई जाती है? कोशिका द्रव में पाई जाती है, यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इसका सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का फंक्शन, कार्य। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इट हेल्प्स सेल डिवीजन। ठीक है, इतना याद रहेगा। सेंट्रोसोम कहां पाए जाते हैं? एनिमल सेल में। काम क्या है? कोशिका विभाजन। खोज कौन की है? बॉबरी। ठीक है। इसका रचना कैसा है? बेलनाकार। कहा? कोशिका के किस भाग में? कोशिका द्रव में, केंद्रक के नजदीक। अब लिखिएगा सेल डिवीजन, इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए कोशिका विभाजन होता क्या है? अगर सेल डिवीजन नहीं ना होगा तो डेवलप नहीं करेगा जीव। क्या करेगा? ग्रोथ नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा। हम लोग में सेल डिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। कोशिका विभाजन हुआ। तो कोशिका विभाजन कहने का अर्थ हुआ, कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया? जैविक, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप समझिएगा थोड़ा। जैसे हम बताएं थे स्टार्टिंग से, जब सेल डिवाइड करता है, सेल क्या करेगा? आपस में डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा? ग्रुप ऑफ सेल, सेल का समूह। और ये किनका सेल थ्योरी था? किनका कोशिका सिद्धांत था? पहला, कोई भी सजीव जो है सेल का बना हुआ है, उसका बेसिक यूनिट कोशिका है। ये किनका स्टेटमेंट था? रॉबर्ट हुक, पहला। दूसरा, बहुत सा सेल आपस में मिलता है तो उत्तक का निर्माण करता है। ये किनका था? ड्यूट्रोचैट। किनका था? ड्यूट्रोचैट। याद आ रहा है? ठीक है। और कोशिका के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है और सेल है, उससे निर्माण जीव का हुआ शेल्डन एंड स्वान। और कोई भी कोशिका विभाजन हो रहा है, नया कोशिका बन रहा है, तो पुरानी कोशिका से ही बनता है। ये किनका था? रुडोल्फ विर्चू। स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जब सेल डिवीजन होता है तो क्या बनता है, एक से अधिक सेल। जैसे ये आपस में सेल डिवीजन हुआ तो कितना सेल बनेगा, 2, फिर डिवाइड हुआ तो फिर कितना, 2, फिर डिवाइड हुआ। इसी तरह से आपका डिवाइड होते चला जाता है। तो आपको पढ़ना ही कोशिका विभाजन कितने तरह का, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है जो एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल का निर्माण करता है। एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल का निर्माण करता है। पेरेंट सेल मतलब क्या हो गया, मातृ पितृ कोशिका, और डॉटर सेल मतलब पुत्री कोशिका। कौन सा कोशिका, पुत्री कोशिका। सेल डिवीजन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे आपको चोट लग गया, जख्म हो गया, क्या हो गया, घाव हो गया। अब कोशिका विभाजन जब तक नहीं होगा तब तक घाव नहीं भरेगा। अगर कोशिका विभाजन हो रुक जाए तो क्या होगा, जख्म भरेगा नहीं। तो ये अब एक ऐसा नहीं कि कोशिका विभाजन अनकंट्रोल हो जाए। अनकंट्रोल समझते हो ना, मतलब जैसे होता है ना कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, जो मन है वो कर रहा। अगर इस तरह से कोशिका का नेचर आ जाएगा ना तो ये इतना फास्ट सेल डिवीजन करेगा कि आपका इधर से निकल जाएगा। किसी किसी को देखोगे कि निकला रहता है मांस जिसे नहीं बोलते हैं, गुलगुल लगता है, निकल जाता है। तो सेल डिवीजन वहां का क्या हो गया, अनकंट्रोल हो गया। अगर यही बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन में सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगा तो वहां बन जाता है क्या, एक्स्ट्रा टिश्यू। एक्स्ट्रा टिश्यू को ही बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं, कैंसर। तो ऑर्गन कैंसर हो जाता है कि इस पार्ट में कैंसर हो गया। क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो गया। अनकंट्रोल मतलब क्या, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, सेल डिवीजन एक्स्ट्रा हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसकी स्थिति में कोई ऑर्गन में, कोई अंग में क्या हो जाता है, कैंसर की स्थिति। कैंसर क्या है, एक्स्ट्रा आपका ऑर्गन से निकला हुआ टिश्यू, सेल, वही कैंसर है। ठीक है, अब ये किस पार्ट में हो रहा है, तो कैंसर के भी प्रकार होते हैं। कैंसर के भी प्रकार होते हैं। एक कैंसर होता है डीएक्टिव। क्या होता है, डीएक्टिव, यानी आपके बॉडी में होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसे ये निकल जाता है मासा उसा, वो डीएक्टिव है, वो हो करके रह जाता है। लेकिन एक होता है एक्टिव फॉर्म में, जो बॉडी के अंदर होता है ऑर्गन में, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो अनकंट्रोल होते रहेगा। तो वहां से आपको पूरा ऑर्गन को हटाना पड़ता है, उस सेल को हटाना पड़ता है। उसके लिए हम कोवाल्ट 60 के साथ क्या, गामा रे को एंट्री करवाते हैं। गामा रे और कोवाल्ट 60, ये अब याद पढ़ते होंगे कि कोवाल्ट 60 का यूज हम करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट में तो कोवाल्ट 60 के साथ गामा रे का रेडिएशन करवाते हैं और उस सेल को मारने की कोशिश करते हैं। तो दो तरीका से होता है, एक तो रेडिएशन और दूसरा होता है कीमो। क्या होता है, कीमो। तो कीमो में हैवी ड्रग दिया जाता है। हैवी ड्रग मतलब मेडिसिन दिया जाता है जिसमें आपका बाल उल सब खत्म हो जाएगा, ये सब उड़ जाएगा हैवी मेडिसिन के कारण। तो देखिए कैंसर पेशेंट वाले को पहले ही बाल हटा दिया जाता है, उड़ने से अच्छा है कि पहले क्या है, हटा लिया जाए। तो ये सब चीजें होती है। तो ये सब चीजें किसके कारण होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्ट में अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि, और सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम करवाता है क्या, कोशिका विभाजन। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर के पास होता है। क्या होता है, लीवर के पास। इसीलिए लीवर सेल डिवीजन करने में सबसे आगे होता है। आप लीवर को किसी के पास, आप जैसे आपका लीवर क्या है, 100% क्या है, कोई चीज ऑर्गन है क्या, 100%। लीवर ही एक ऐसा सेल है जो आप दान दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इसे हिपैटिक सेल कहते हैं। हिपैटिक सेल कहने का अर्थ हुआ इसके पास जनरेशन करने की पावर खुद है, सेल्फ डिपेंड है। ये अगर आपके पास 100% है, 70% आप दान कर सकते हैं। कितने परसेंट, 70%। मान लीजिए कि निका, लेकिन उसमें सारा चीज मैच होना चाहिए, ब्लड ग्रुप, हर चीज। तो आप अपना लीवर को 70% दान कर सकते हैं। तो आपके पास कितना बचा, और जिसको दिया उसका कितना, 70%। कुछ समय के बाद आपका लीवर 100% हो जाएगा और जिसको दिए उसका भी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके पास सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा होता है। किसके पास, लीवर के पास। कोशिका विभाजन इसको बोलते हैं हिपैटिक सेल। लीवर को बोला जाता है हिपैटिक। हिपैटिक का अर्थ होता है खुद से जनरेशन पावर ज्यादा होती है। सेंट्रोसोम ब्रेन सेल में नहीं पाए जाते, ब्रेन सेल में ना, तंत्रिका कोशिका में पाया नहीं जाता। अब बताइए, जब ब्रेन सेल में सेंट्रोसोम नहीं है तो क्या कोशिका विभाजन होगा? सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन, इसमें बहुत कम। अगर इसमें जहां सेल डैमेज हुआ तो क्या हो जाता है, इंसान कोमा में चल जाएगा। इधर इसका इलाज बहुत मुश्किल है, ब्रेन को बहुत मुश्किल है। यहाँ अगर कोशिका विभाजन होता है, हो गया तो बिन दिक्कत है।
एक्स्ट्रा टिश्यू हो गया तब हो जाता है ब्रेन हैमरेज। क्या हो जाएगा? क्लॉट जम जाता है और उसमें डॉक्टर बोलेगा कि मुश्किल है, 100 में इस तरह से एक आध पेशेंट बचते हैं। ठीक है, ये बहुत, क्योंकि आपके ब्रेन के साथ बहुत पतली पतली नसें होती है, आपका ब्रेन का कितना पार्ट होता है उसके साथ डॉक्टर बहुत रिस्क से ऑपरेशन करता है। आज भी मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल गया, फिर भी ट्रीटमेंट 100 में आप मान सकते हैं 30-40 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है, पहले लोग बोलते थे कि 100 में एक, ये सब चीजें होती है। तो लेकिन जो ब्रेन हैमरेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजर होता है। ब्रेन हैमरेज भी क्या, एक प्रकार का कैंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके ब्रेन में क्या हो गया, एक्स्ट्रा टिश्यू, जैसे आपको चोट लगा, आपको अचानक चोट लगा, आपको पता ही नहीं चला, तो चोट लगा, जख्म बना दिया अंदर, तो जख्म वो ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए, सेल डिवीजन। जैसे आपको यहाँ चोट लगा तो आपका स्किन पहले जैसा ही हो जाए, तो इसमें कोशिका विभाजन होना जरूरी है। और कोशिका विभाजन कौन करवाता है, सेंट्रोसोम। ब्रेन में तो सेंट्रोसोम है नहीं, और वहां चोट लगा तो क्या हो गया, क्लॉट होकर रह गया, सेल डिवीजन होगा नहीं, कोशिका विभाजन होगा नहीं, तो वह जख्म ठीक होगा, नहीं होगा। तो अगर ब्रेन में चोट लगता है, अगर वह चोट गहरा लग गया, उस समय तक आप बेहोश हो गए, तो वो ज्यादा डेंजर होता है। अगर एक्सीडेंट हुआ या ब्रेन में चोट लगा तो दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक वॉमिट नहीं होना चाहिए। वॉमिट होता है क्या, आपका ब्रेन जो है, स्नायु जो है इंडिकेट कर देता है पेट को, जिसके कारण से वॉमिट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे एक मैसेंजर होता है। और दूसरा कंडीशन, आप बेहोश नहीं होना उस समय। अगर बेहोश हो गए, ऐसा थोड़ी है मेरे पर कंट्रोल की चोट लग गया बेहोश ना होना, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये दो कंडीशन हुआ, वॉमिट या बेहोश, तो वह थोड़ा डेंजर स्थिति हो जाता है। और किसी का चोट लगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़ा हो गया, ठीक है, तो वो ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर माथा फट गया तो बहुत अच्छी बात, माथा फट गया तो, क्योंकि आपका सेल, आपका क्लॉट नहीं किया, बह गया, क्या हो गया, बह गया। अगर चोट रह के लग गया तो थोड़ा डेंजर है। तो माथा फट गया तो केस उसने करना, कहता हूँ थैंक यू, वेरी गुड। और अगर क्लॉट हो गया तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तब माथा फटना सही है कि ना, सही है ना। चोट लगे तब ऐसे ना फाड़ते रहो, फाड़ना नहीं है। चलो यहाँ देखो, तो कोशिका सेल डिवीजन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। सेल डिवीजन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक पेरेंट सेल क्या, मातृ पितृ कोशिका पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। किसका, पुत्री कोशिका। तो लिखेगा, हिंदी वाला लिखिएगा, इंग्लिश वाला बस इतना समझिएगा कि सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिएगा, कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मातृ पितृ कोशिका, जिसमें मातृ पितृ कोशिका, जिसमें मातृ पितृ कोशिका पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। जिसमें मातृ पितृ कोशिका पुत्री कोशिका, पुत्र मत कीजिएगा, ठीक है, पुत्र का वैल्यू ना है यहाँ, जिसमें पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। अब यहां समझिएगा, जब सेल आपस में डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, नया सेल बनाएगा। ये बनाएगा नया सेल। तो ये जो न्यू सेल बना है, ये क्या बना है, हला नहीं, ये न्यू सेल बना है तो ओल्ड सेल से बना है, पुरानी सेल से, तो इसको बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल, मातृ पितृ कोशिका। और जो न्यू सेल्स का निर्माण हुआ इसको बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल, डॉटर सेल, और डॉटर सेल को ही बोलते हैं पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल किसका बना रहा है, डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करेगा या चार डॉटर सेल का निर्माण करेगा। ये दो ही बार में डिवाइड होगा, या तो दो बनाएगा या तो चार, ना तीन बनेगा, ना पांच बनेगा, ना
6। तो एक पेरेंट सेल या तो 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा या 4। और ये किस तरह से होता है ये समझना। देखिएगा सेल डिवीजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अमाइटोसिस। इसको समझना, अमाइटोसिस क्या होता है। अमाइटोसिस, देखिए यहाँ हिंदी याद रखिएगा ना, अब हिंदी वालों को फायदा करेगा। यहाँ अमाइटोसिस मतलब क्या, असूत्री, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। असूत्री कहने का अर्थ हुआ वैसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र डिवाइड नहीं होता है, जिसमें गुणसूत्र क्या हुआ, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, असूत्री मतलब क्या, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, उसे अमाइटोसिस कहते हैं। अगर सेल है वही एक सेलुलर लेवल तक ही रह गया, मतलब सेल है, जिंदा क्या हुआ, सेल, मान गया क्या, सेल, जिंदा भी सेल और मरा भी सेल, तो उसमें कोई सेल डिवीजन हुआ नहीं हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। दूसरा होता है माइटोसिस। माइटोसिस समझिएगा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। यानी माइटोसिस में क्या होगा कि गुणसूत्र जो है बराबर बराबर भागों में बटेगा। कितने, बराबर बराबर। अगर गुणसूत्र 4 है तो सब में क्या होगा, 4 4 गुणसूत्र बराबर, यानी इसमें क्रोमोसोम बराबर। ठीक है, और इस केस में आइडेंटिकल सेल बनते हैं। आइडेंटिकल सेल मतलब समझते हैं, एक जैसा, जिस तरह से पेरेंट है उसी तरह से डॉटर, पेरेंट और डॉटर में डिफरेंट नहीं आएगा। और तीसरा होता है मियोसिस। मियोसिस कहने का अर्थ हुआ अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। अर्ध मतलब क्या हो गया, आधा, इसमें गुणसूत्र आधा आधा भागों में बढ़ जाता है। गुणसूत्र क्या हो जाता है, आधा, गुणसूत्र क्या हो जाता है, बराबर, और इसमें गुणसूत्र बढ़ता ही नहीं है, इसमें गुणसूत्र पेयर के फॉर्म में नहीं होता है। अब ये कौन सा जीव ऐसे हैं जिसका विभाजन नहीं होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अगर पूछा जाए, हम बताए थे गुणसूत्र हमेशा जोड़ों के रूप में रहता है। किसमें, जोड़ों के रूप में, कभी भी एक नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, 2 4 से। लेकिन बैक्टीरिया में मात्र एक गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र, एक। अब एक गुणसूत्र है तो वो डिवाइड होगा, ऐसा नहीं ना होगा कि आधा आधा बढ़ जाएगा, नहीं, एक गुणसूत्र मात्र बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिसका विभाजन पॉसिबल नहीं है। आप इतना जानिए कि विभाजन उसी का पॉसिबल है जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसमें तो केंद्रक है ही नहीं, बैक्टीरिया में केंद्रक है नहीं है, इसमें सेंट्रोसोम भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से समझिएगा कि अमाइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो अमाइटोसिस कहने का अर्थ हुआ इसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है। यानी आप लिख सकते हैं नो क्रोमोसोमल डिवीजन, इसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। दूसरा, ये माइटोसिस में होता है क्या कि इसमें एक सेल है और वो एक ही सेल बन गया, उसे हम सेलुलर लेवल कहते हैं। ठीक है, जैसे में अब ये एक सेल है, ये जन्म भी क्या हुआ, सेल ही हुआ, और मर भी गया सेल ही, यानी एक ही सेल लेवल तक ही मर गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे में क्या है, बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में क्या आएगा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का किस प्रकार के कोशिका विभाजन है, तो आवाज नहीं जा रहा, बैठे, ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए यहां देखिए ध्यान से, देखिए समझिएगा, मेन आपका माइटोसिस और मियोसिस को समझना है। पहले ये समझिए अमाइटोसिस, असूत्री विभाजन क्या होता है, बस कुछ नहीं समझना है। असूत्री विभाजन जिसका कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसमें गुणसूत्र विभाजन नहीं होता, एक सेल है और एक सेल ही रह गया, जैसे में आपको क्या याद रखना है, बैक्टीरिया। समझ में आ गया।
तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये दोनों है, माइटोसिस और मियोसिस। पहले इसको लिख लीजिए, हम माइटोसिस और मियोसिस दूसरे स्लाइड पर बताएंगे। लिख लीजिएगा, इसको लिखवा दें कि लिख लीजिए, हो जाएगा। लिख लिए। असूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, वह एक सेल का निर्माण हुआ, एक सेल लेवल तक ही रह गया, इसमें ग्रुप ऑफ सेल नहीं हुआ। यानी कहने का अर्थ हुआ जैसे में बैक्टीरिया हो, हम लोग में अगर सेल डिवीजन ना होता तो क्या होता, बोलिए, एक सेल लेवल तक ही रहते हैं, ठीक है, सारा चीज, ना लीवर ना किडनी ना फेफड़ा कुछ नहीं, ठीक है, एक सेल लेवल पर। इसी तरह से पढ़ाई करने आते लुढ़क के, है ना हाथ पाँव कुछ बनता, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं रहता। हमारे जो जिसका सेल डिवीजन नहीं होता उसको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, इसको आसानी से आप देख नहीं पाइएगा, और जिसका सेल डिवीजन होता है उसको हम देख सकते हैं। तो आप जिस आप जीव को देख रहे हैं उसका कोशिका विभाजन हुआ। बैक्टीरिया को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं देख सकते। चलिए, आपको मेन चीज ये समझना है, माइटोसिस और मियोसिस। आपका पेपर में भी आता है माइटोसिस और मियोसिस, इसको हटा दें, इसका काम नहीं है, इसी तरह से समझा दिए इसको, इसका कोई काम नहीं, मेन आपका ये है समझना। अब तुम लोग भी मत काट देना, काट दिए, हटा दो। आप देखो माइटोसिस, कुछ नहीं समझ, पहले समझो माइटोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समसूत्री, क्या बोलेंगे, समसूत्री, और मियोसिस को अर्धसूत्री। ध्यान से सुनना, जहां कंफ्यूजन होगा डॉट होगा पूछना, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है हम बताएं, कोशिका विभाजन, एक पैरेंट सेल किसका निर्माण करेगा, डॉटर सेल का। समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक पैरेंट सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। कितने, एक पैरेंट सेल, मान लीजिए इसमें एक पैरेंट सेल है, अगर ये दो डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है, कितने डॉटर सेल, दो, कितने डॉटर सेल, दो, तो ये समसूत्री विभाजन है। क्या ऐसा विभाजन है, समसूत्री विभाजन। अगर मियोसिस अगर विभाजन हुए तो एक डॉटर सेल, एक पैरेंट सेल चार डॉटर सेल का निर्माण करता है। कितने डॉटर सेल का, चार, ये पैरेंट सेल हो गया और ये क्या हो गया, डॉटर सेल। तो एक पैरेंट सेल कितने डॉटर सेल, चार, तो इसको बोलते हैं 4n डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, 4n डिवीजन। इसको क्या बोलेंगे, 2n डिवीजन। तो कभी कभी आ जाएगा कि 2n विभाजन क्या होता है, 2n विभाजन माइटोसिस समसूत्री होता है। 2n का अर्थ हुआ एक मातृ पितृ कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण कर रहा है। समझ में आई बात,
एक मातृ पितृ कोशिका, दो पुत्री कोशिका का निर्माण, उसे हम बोलेंगे माइटोसिस विभाजन, समसूत्री विभाजन। अगर एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस विभाजन। क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें देखो सम मतलब हुआ कि इसमें गुणसूत्र क्या हो गया? बराबर। अगर इसमें गुणसूत्र 2, इसमें कितना हो जाएगा? 2, और इसमें भी कितना हो जाएगा? 2। कि डॉटर सेल बन रहा है दोनों में गुणसूत्र क्या होगा? बराबर। और ये एक ऐसा विभाजन है जिससे आइडेंटिकल सेल बनता। आइडेंटिकल सेल कहने का अर्थ हुआ एक जैसा कोशिका। एक जैसा कोशिका का निर्माण अगर करना है तो कौन सा विभाजन कराना पड़ेगा? माइटोसिस। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि घाव को भरने में कौन सा विभाजन होता है, जख्म को भरने के लिए कौन सा विभाजन करवाना पड़ेगा? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस। क्यों? क्योंकि घाव जब जख्म बनाया है तो पहले जैसा लाना है। जैसे पहले क्या था? ठीक था। तो पहले जैसा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक जैसा सेल बनाना है, एक जैसा सेल बनाना है, तो ये क्या होता है? माइटोसिस। इसमें गुणसूत्र क्या होता है? बराबर बराबर, गुणसूत्र बराबर। एक हम बताए थे कि गुणसूत्र क्या होता है, पढ़े हो? बताए थे, थोड़ा समझ जाओ जिनका नहीं पढ़ा हुआ होगा। हम बताए थे गुणसूत्र कितने प्रकार का? 2। एक होता है ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स, और एक होता है, समझना किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग से क्वेश्चन करेंगे। ऑटोजोम्स कितने पेयर? 22 पेयर। याद आ रहा है? इसमें कितने पेयर? 1 पेयर। यानी मेल, मेल में क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। आप समझिए जब जाइगोट बनता है तो ये क्या 22 पेयर के 22 पेयर जाता है। जितना गुणसूत्र है उतना ही गुणसूत्र जाएगा बच्चा में, है ना? तो 22 है तो 22 पेयर। तो बताइए ऑटोजोम्स माइटोसिस है कि मियोसिस? माइटोसिस होगा ना। और ये किसका निर्माण करता है? आपका सोमैटिक सेल का, आपका ऑर्गेन का, आपका लिवर का, किडनी का, स्किन का, सबका विभाजन करता है। कौन? ऑटोजोम्स। आप बताइए किडनी का किडनी का निर्माण हुआ किस विभाजन से? मियोसिस की माइटोसिस? त्वचा का निर्माण हुआ माइटोसिस की मियोसिस? जितना अगर ऑर्गन पूछा जाए सब में क्या होता है? ये कायिक कोशिका का निर्माण करता है। क्या कोशिका का? कायिक। और इसमें गुणसूत्र क्या होना चाहिए? बराबर। अब यहां समझिएगा थोड़ा। उसके बाद मियोसिस में देखो यहाँ पर क्या बना? एक जाइगोट बना तो इसमें क्या आया? 22 आया। और एलोजोम्स कितना? 1 पेयर। तो मेल से क्या आएगा? आधा। ये था 2 था ना, तो क्या आएगा? आधा। आधा नहीं आया कि दोनों आ गया? यहां से क्या आया? आधा। यानी आधा मान लो कि वाई आ गया। और इसमें से भी क्या आएगा? 1। मैंने आधा, आधा समझ रहा है? तो ये यहां से क्या आया? आधा। अब यहां से भी आधा आधा। और ये क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। यानी क्या? युग्मनज। क्या बन गया? युग्मनज। अब बताइए ये तो था ओवा, अंडाणु। ये क्या था? अंडाणु। अंडाणु एक प्रकार क्या है? कोशिका है। अंडाणु क्या है? कोशिका। ये क्या था? स्पर्म। स्पर्म क्या है? एक प्रकार का कोशिका है। याद है ना कि अंडाणु हमारे मानव के शरीर में क्या होता है? सबसे बड़ी होता है। तो ये अंडाणु और ये स्पर्म, और ये क्या बनाया? ऑर्गन। ऑर्गन का निर्माण कर रहा है। तो आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन बन रहा है सब कैसा बन रहा है? माइटोसिस। कैसा बन रहा है? माइटोसिस। लेकिन अगर हम बोलेंगे गैमेट सेल का डिवीजन, गैमेट सेल समझते हैं? स्पर्म और ओवा का डिवीजन माइटोसिस होता है कि मियोसिस? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ गुणसूत्र 2 था लेकिन दोनों नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? आधा। यहाँ 2 था तो क्या आ रहा है? आधा। तो ये कैसा विभाजन हो गया? क्वेश्चन इस तरह से आता है, शुक्राणु के कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री। समझे? अंडाणु में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री। लेकिन जब एक बच्चा बना, क्या बना? एक बच्चा बना जाइगोट। तो जाइगोट में देखिएगा 22 और ये दोनों पेयर, टोटल कितने होते हैं? 46। तो इसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। क्या बोलते हैं? यानी द्विगुणी। तो अभी डिप्लॉयड मत समझिए, अभी ये समझिए कि एलोजोम्स में होता है अर्धसूत्री विभाजन और ऑटोजोम्स में होता है सम। बस यही बताए थे। गुणसूत्र कितने प्रकार का? 2। ऑटो और
ऑटो में कैसा विभाजन, माइटोसिस, ऑटो में माइटोसिस, मियोसिस में एलोजोम, मियोसिस एलोजोम, समझे। तो एलोजोम्स में कैसा हो जाएगा, मियोसिस। तो इसी को आपको लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ाया हुआ है। अब यहां तक समझ में आया इस चीज, ठीक है। तो लिखेगा समसूत्री विभाजन में, इसके नीचे समसूत्री विभाजन में लिख लो, ये बना लो पहले तो। समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में एक मातृ पितृ कोशिका, एक मातृ पितृ कोशिका, समसूत्री विभाजन में एक मातृ पितृ कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। एक मातृ पितृ कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, हाँ इसी में समसूत्री में, अभी सिर्फ समसूत्री के बारे में, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर बराबर, यानी गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर भागों में बढ़ती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर भागों में बढ़ती है। बताइए, इसमें अगर गुणसूत्र हम दो ले लिए तो डॉटर सेल में क्या आएगा, दो आएगा, इसमें भी क्या आएगा, दो आएगा, यानी एक जैसा, एक जैसा दिखने में लग रहा है ना। तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल, ठीक है। यानी माइटोसिस डिवीजन इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिकल डिवीजन। तो लिखिएगा इसको हिंदी में कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में एक जैसी कोशिका का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में एक जैसी यानी आइडेंटिकल, समान, एक जैसी, समसूत्री विभाजन में एक जैसी कोशिका का निर्माण करता है, एक जैसी कोशिका का निर्माण करता है। अब बताइए, इसमें ऑटोजोम्स होगा कि एलोजोम, क्या होगा, ऑटोजोम। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, ऑटोजोम समझ में आ रहा है ना। ऑटोजोम्स किसका निर्माण करेगा, सोमैटिक सेल का, किसका, सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिका का। तो लिख लीजिएगा ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स में समसूत्री विभाजन होता है। ऑटोजोम्स में, ऑटोजोम्स में समसूत्री विभाजन होता है। ऑटोजोम्स में समसूत्री विभाजन होता है। तुम लोग इंग्लिश में लिख रही हो जी, है कि नहीं, कुछ कुछ यूज करो, ठीक है, कुछ कुछ मातृभाषा का यूज करो, थोड़ा थोड़ा बाइलिंगुअल लिखो, है ना। जैसे वैसे फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। नहीं, बायोलॉजी थोड़ा इंग्लिश में आप लोग भी टर्म समझिए, ठीक है, ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश दोनों समझना है, खाली एक को समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा, वहां पर और पता ही नहीं चलेगा, रहेगा माइटोसिस लिखा हुआ। तो आपको पढ़े पढ़े हैं क्या, समसूत्री, और हिंदी में भी लिख देगा माइटोसिस, तब क्या होगा, आधा होगा कि बाधा होगा, खेल करता हूँ, बहुत दिक्कत होगा। तो दोनों चीज में समझना। आप बताइए समसूत्री में कैसा, सोमैटिक सेल का डिवीजन हो रहा है कि गैमेट सेल का,
सोमैटिक सेल, देखिए हमारे बॉडी में दो प्रकार का सेल का फॉर्मेशन होता है। सोमैटिक सेल यानी आपका जो ऑर्गन का फॉर्मेशन किया है, स्किन का फॉर्मेशन किया, उसे हम कायिक कोशिका करते हैं। और दूसरा गैमेट सेल जो आपको जनन ग्रंथि को बनाया, जनन कोशिका का बनाया, तो ये जो है सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन करता है। सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिका, तो लिख लीजिएगा समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल में होता है। अब देखिए ये तो हो गया। माइटोसिस में क्या किया, एक पेरेंट सेल, कितने डॉटर सेल, दो, एक सेल दो सेल में बना, तो समसूत्री की असूत्री, समसूत्री, एक दो में गुणसूत्र बराबर की आधा, बराबर, गुणसूत्र बराबर। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध, अर्धसूत्री विभाजन। ये हो गया सबका, पूछना है। अब यहां देखिएगा मियोसिस क्या होता है, अर्ध, इसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है। कितने डॉटर सेल, 4, इसीलिए इसको 4n डिवीजन कहते हैं, 4n डिवीजन। और इसमें जो गुणसूत्र है वह अगर यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, आधा, गुणसूत्र क्या हो जाता है, आधा, यानी इसमें गुणसूत्र आधा हो गया और एक पेरेंट 4 डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है, तो गुणसूत्र आधा और सेल डिवीजन क्या हो गया, डॉटर सेल दुगना हो गया, उससे क्या हो गया, दुगना। तो लिखिएगा अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, एकदम क्लास में एक्टिव रहिए, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में, एक मातृपितृ कोशिका, एक मातृपितृ कोशिका, एक पेरेंट सेल, एक मातृपितृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। एक मातृपितृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाती है। हाफ क्रोमोजोम या क्रोमोजोमल डिवीजन, क्रोमोजोमल डिवीजन, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाती है। गुणसूत्र क्या हो गया, आधा। और इससे जो सेल डिवीजन होगा वह नॉन आइडेंटिकल होगा। नॉन आइडेंटिकल समझते हैं, एक जैसा नहीं, इसे नॉन आइडेंटिकल सेल डिवीजन कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा इस विभाजन में, इस विभाजन में एक जैसी कोशिका का निर्माण नहीं होता है। इस विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन, इस विभाजन में एक जैसी कोशिका का निर्माण नहीं होता। इस विभाजन में एक जैसी कोशिका का निर्माण नहीं होता।
यानी इसमें कैसा सेल बनेगा, नॉन आइडेंटिकल। देखिए देखिए देखने में लग रहा है ना एक जैसा है, नहीं है। एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल में, 4, ठीक है। अब बताइए इसमें ऑटोजोम्स होगा कि एलोजोम्स, क्या होगा, एलोजोम्स। तो लिख लीजिएगा एलोजोम्स, एलोजोम्स में मियोसिस विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। एलोजोम्स, इसको हिंदी में भी लिखना है सेम, एलोजोम्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एलोजोम्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन हमारे बॉडी में कहाँ होगा, गैमेट सेल। कहाँ, गैमेट सेल। गैमेट सेल कहने का अर्थ हुआ जनन कोशिका। जनन कोशिका में, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर जनन कोशिका की बात आए तो कैसा प्रोसेस, मियोसिस, अर्धसूत्री। इसमें गुणसूत्र क्या होता है, आधा। तो लिख लिए जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। हाफ क्रोमोजोनल डिवीजन इन गैमेट सेल, हाफ क्रोमोजोमल डिवीजन इन गैमेट सेल। हिंदी तो 2 बार बोले बाबू, एक आध बार इंग्लिश तो इन लोग को लिखने दो। ये लोग देखो टूटा मोटा लिखता है, आधा काट देता है बेचारा, ठीक है, काटता है फिर लगता है कि अरे ये तो पहले लिखना था, ठीक है। हम जोड़ देते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है इंग्लिश वाले, ऐसे लगता है कि लिख रहे हैं सही और कुछ जोड़ दिए तो गलती हो गया ना, पूरा का पूरा इंग्लिश चौपट हो जाएगा इन लोगों का। तो लिखिएगा जनन कोशिका में, देखिए हम तो जनरली हिंदी में सब लिखा रहे हैं जी। जनन कोशिका में कैसा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री। अब ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगर सोमैटिक सेल बनेगा तो समसूत्री और गैमेट सेल बनेगा अर्धसूत्री। 50 स्पर्म सेल से, 50 स्पर्म सेल कितने हैं, 50। आप 50 गुणसूत्र, 50 शुक्राणु गुणसूत्र से या 50 शुक्राणु कोशिका से कितने नए कोशिका का निर्माण होगा, आपको बताना। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है 50 शुक्राणु कोशिका से कितने नए कोशिका का निर्माण होगा। सेल डिवीजन करेगा ना तो कितना होगा बताइए। आसान कर देते हैं। 100 शुक्राणु कोशिका से, 100 शुक्राणु कोशिका से कितने नए कोशिका का निर्माण होगा। हम बताएं, आप देखो यहां समझो। सेल डिवीजन कितने प्रकार का, 2, माइटोसिस और, आप पहले देखिए सेल कैसा है, स्पर्म है। सेल क्या है, स्पर्म में माइटोसिस होता है कि मियोसिस, मियोसिस। और मियोसिस बताए थे एक सेल कितने में, एक सेल टोटल कितना है 100, तो 100 गुने 4 कितने हो जाएगा 400। अगर क्वेश्चन इससे उल्टा आ जाएगा कि 400 शुक्राणु कोशिका का निर्माण हुआ तो शुरुआत में कितनी कोशिका थी, तो 4 से भागा तो कितना हो जाएगा 100। समझ में आया। उसी तरह से आपको ऑर्गन में रहेगा तो ऑर्गन में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। क्लियर हुआ। अब लास्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका फेज, इसकी अवस्था, डिवीजन हुआ तो कैसे हुआ, समझे। आज इतने। अब देखिए क्लास कब ओपन रहेगा, कब छुट्टी रहेगा, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन मैसेज के द्वारा, ठीक है। आज इतना ही, मैसेज चला जाएगा।